वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11 मार्च 2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्ट में एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर के यहाँ पर आपके 9/3/2019 तक के सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 11/3/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना रुपया है? 3.6 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि क्या है, यानी कि वह जो है प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ रहे रुपये में और आपसे दर या फिर मूलधन पूछे तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। फार्मूला क्या होता है? CI माइनस CSI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर किसके बराबर होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू दर का स्क्वायर बटा 10,000 के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया दिया गया? 3.6 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया? 3.6 रुपया बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है तो उसे पी से यहाँ पर डिनोट कर देंगे। रेट यानी कि दर कितना दिया गया है? 6% का यहाँ पर दर दिया गया है। तो दर का यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और नीचे आपका कितना आ जाएगा? 10,000। यहाँ पर नीचे आपका 10,000 हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 36 से 36 चला गया, 1 0 1 0 यहाँ पर चला जाएगा। तो क्रॉस यहाँ पर आएगा तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना रुपये हो जाएगा? तो 1,000 रुपये आपका मूलधन यानी कि राशि होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या है? ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिए गए? यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक मैच का स्कोर दिया गया है। क्या दिया गया? प्रत्येक मैच का स्कोर दिया गया। तो ये जो है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि कितने मैच ऐसे हैं, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये जो आपका क्या है यहाँ पर से क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कितने मैच ऐसे हैं जिसमें पिछले मैच की तुलना में प्रदर्शन जो है बेहतर था, यानी कि पिछले मैच जो था उससे अगले वाले मैच में पिछले वाले मैच से बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि उसने स्कोर ज़्यादा किया। तो यहाँ पर जिस भी ग्राफ में, जिस ईयर में आपको यहाँ पर ऊपर जाता हुआ ग्राफ दिखेगा, उस ईयर में आपका क्या होगा? उस ईयर में आपका स्कोर बेहतर दिखेगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे पहले से दूसरे साल में जब गया तो ग्राफ कहाँ गया? ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर जो है क्या हुए? वृद्धि हुई है। फिर जो है दूसरे साल से तीसरे साल में गया तो भी यहाँ पर वृद्धि हुआ, लेकिन तीसरे साल से चौथे साल में आया तो कमी हुआ, क्योंकि ग्राफ आपका कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो कमी हुई। फिर जो है चौथे से पाँचवें में जब गया साल में तो क्या हुआ? वृद्धि हुआ। और पाँचवें से छठे में आया तो क्या हुआ? गिरावट हुआ। यानी कि वृद्धि कितने बार हुई? तो पहले से जब दूसरे साल में गया, दूसरे से तीसरे साल में गया, और यहाँ पर जो है चौथे से पाँचवें साल में गए, यानी कि टोटल जो है 3 बार। कितने बार? कुल मिलाकर 3 बार जो है पिछले वाले स्कोर से अगले वाले स्कोर में क्या हुआ? बेहतर किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी थी? 26 वर्ष थी। फिर बोला गया कि और 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु जो है कितनी है? 22 वर्ष थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पति की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले निकालेंगे कि पति पत्नी और उसके बच्चे की वर्तमान आयु का योग क्या होगा।
तो यहाँ पर बोला गया है कि 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु कितनी थी, 26 थी। तो 4 वर्ष पहले औसत आयु अगर 26 थी तो 4 वर्ष पहले यहाँ पर से निकाल सकते कि उनकी आयु का योग क्या था। टोटल कितने लोग थे, पति पत्नी और उसके बच्चे, यानी कि टोटल 3 लोग थे। उनका औसत कितना था 4 वर्ष पहले, 26 था। तो दोनों को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उनका योग निकल जाएगा 4 वर्ष पहले का उम्र का। तो 26 थी, आपका कितना हो जाएगा 78। तो ये जो आपका योग आया है पति पत्नी और बच्चे का, ये जो है 4 वर्ष पहले का, कितने वर्ष, 4 वर्ष पहले के उनके आयु का योग आया। तो इसका वर्तमान आयु का योग बनाने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो है कितने साल पहले का, 4 साल पहले का, और टोटल कितने लोग थे, 3 लोग थे। यानी कि अगर वर्तमान में इसको लाना है तो हमें क्या करना होगा, टोटल जो है कितने समय थे, 4 वर्ष थे, टोटल लोग कितने थे, 3 लोग थे। यानी कि कुल मिलाकर 12 साल का क्या हो जाएगा, वर्तमान में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि क्या करेंगे, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 12 जोड़ने पर आपका कितना हो जाएगा, 90। यानी कि तीनों व्यक्ति का आयु मिलाकर वर्तमान में कुल कितने आयु का योग है, 90 साल है। और फिर बोला गया यहाँ पर जो है दूसरा लाइन देखेंगे, दूसरा लाइन में बोला गया कि पत्नी और बच्चे, यानी कि वाइफ और सन का जो है औसत आयु कितना था, 22 था। 22 जो है क्या था, 3 वर्ष पहले। यहाँ पर जो है कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 3 वर्ष पहले का पत्नी और बच्चे का आयु का योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका क्या है, वर्तमान में इसे बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कितने लोग थे, 2 लोग थे। और कितने साल पहले का उम्र था, 3 साल पहले का। तो जब यहाँ पर 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर से 3 साल पहले के आयु के योग में 6 जोड़ दे तो आपका क्या निकल जाएगा, पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। तो यहाँ पर 44 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर ऊपर जो आपका क्या आ गया, 90 साल जो आया पति पत्नी और बच्चे का आयु का योग है, और नीचे जो आपका 50 साल है वो पत्नी और बच्चे का आयु का योग है। तो क्या है, वर्तमान आयु का दोनों योग है। तो यहाँ पर जब 90 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, पति के वर्तमान आयु निकल जाएंगे। तो 90 में से 50 गया तो आपका कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कि पति का वर्तमान आयु कितना है, 40 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्रमशः जो है कितना है, 2 है। यानी कि 2 जो आपका क्या है, एचसीएफ है, और 60 आपका क्या है, एलसीएम है। फिर बोला गया कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको एक फार्मूला याद रखना होता है, जो कि फार्मूला क्या हो जाता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर किसके होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणज के बराबर होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम क्या किया गया, क्वेश्चन में दिया गया है और आपसे बोला गया है कि पहले एक संख्या जो है क्या है, दूसरी से 14 अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल क्या लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का गुना यहाँ पर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना दिया गया, 2 दिया गया, एलसीएम आपका कितना दिया गया, 60 दिया गया। दोनों का गुणज यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो है एचसीएफ और एलसीएम का गुणज कितना आ गया, 120। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का अंतर एक तरीके से क्या है, 14 अंतर है। तो यहाँ पर 120 को खुद से कितना तोड़े कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि 2 संख्या में 120 को 2 संख्या में ऐसे कितने गुणज को तोड़े कि दोनों संख्याओं का अंतर 14 आ जाए और गुणज 120 बने। तो यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 20 और 6। एक संख्या अगर 20 मानते हैं, दूसरी संख्या 6 मानते हैं, दोनों का गुणज भी आपका कितना आता है, 120 आता है, और दोनों संख्याओं का अंतर भी कितना आता है, 14 आता है। यानी कि एक संख्या यहाँ पर से हमें पता चलती है कि एक संख्या क्या है, 20 है, और दूसरी संख्या क्या है, 6 है। यानी कि यहाँ पर पूछा क्या गया, फिर क्वेश्चन में पूछा गया कि छोटी संख्या क्या है। तो 20 और 6 में छोटी संख्या कौन सी है, 6 वाली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में 400 रुपये और 5 वर्षों में 420 रुपये होती है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह राशि क्या है, यानी कि उसका मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है समय में अंतर यहाँ पर कितना आया, तो 1 साल का अंतर आया। यहाँ पर जो है 4 वर्ष का मिश्र धन है और यहाँ पर 5 वर्ष का मिश्र धन है, तो समय में कितने का अंतर है, 1 साल का अंतर है। और यहाँ पर दोनों अमाउंट यानी कि मिश्र धन में अंतर कितना आएगा, तो 420 में से 400 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि जब दोनों अमाउंट यानी कि मिश्र धन माइनस करेंगे तो जो माइनस करने पर आएगा वो आपका क्या होगा, 1 साल का साधारण ब्याज यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ये जो 400 रुपये वो आपका क्या बन रहा है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बन रहा है। यानी कि यहाँ पर से क्या होता है, आपका अमाउंट बराबर आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तो इसमें इस 400 रुपये में आपका 4 साल का साधारण ब्याज जोड़ा गया है। तो अगर इसमें से साधारण ब्याज हटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपये, 20 रुपये आया है। तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 20 × 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80 रुपये। यानी कि 400 रुपये, कुल 400 रुपये में से 80 रुपये आपका क्या है, साधारण ब्याज है। तो 400 रुपये में से जब 80 रुपये माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, 400 माइनस 80 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 320 रुपये। यानी कि वह धन राशि, वह राशि कितनी थी, तो 320 रुपये थी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो भुजाएं समकोण बनाती है वे जो है 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार बने शंकु का आयतन यानी कि उस कोण का वॉल्यूम क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर जो एक आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 7 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरीके से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसे जो है क्या किया जाता है, एक परित जो है घुमाया जाता है और क्या कर दिया जाता है, एक कोण बना दिया जाता है, यानी कि एक आपका शंकु बना दिया जाता है इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये जो पहले 7 था ये जो आपका यहाँ पर सेंटर बन जाएगा और ये जो 7 सेंटीमीटर था वो अब क्या बन जाएगा, आपका शंकु का रेडियस यानी कि त्रिज्या बन जाएगी। और ये जो 5 सेंटीमीटर था वो आपका क्या बन जाएगा, इस शंकु का हाइट यानी कि ऊंचाई बन जाएगा। तो हमें अब शंकु की ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या भी पता है। पूछा क्या जा रहा है, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई r² h, ये आपको फार्मूला हमेशा ध्यान रखना होता है। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 पाई, यहाँ पर सभी ऑप्शन में पाई रहने दिया गया तो यहाँ पर पाई को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर पाई रहेगा। तो r² यानी कि त्रिज्या कितनी थी, तो 7 थी, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49। और h यानी कि हाइट कितनी दी गई है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, आपका 4×5 = 20, 4 × 24 यानी कि 245 पाई/3 आएगा। आंसर आपका पूर्णांक में है तो यहाँ पर पूर्णांक में चेंज कर लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 3×8 = 24, 3 1 आपका यहाँ पर 2 नीचे 3 यानी कि 81.2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, इस शंकु का क्षेत्रफल यानी कि इस कोण का वॉल्यूम होगा। सॉरी, क्षेत्रफल नहीं, आयतन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी के पास कुल राशि कितना है, 1800 रुपये है। फिर बोला गया कि ए की राशि का 4/3 बी के राशि का 2/3 के बराबर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बी के पास कितनी राशि है। यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि ए का क्या बोला गया कि ए का 4/3 बी के 2/3 के क्या है, बराबर है। यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे तो 3 से 3 आपका चला जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा। यानी कि a/b जो आपका क्या वैल्यू आ जाएगा,
ए बाई बी आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितने यूनिट है, 1 यूनिट है, और बी का जो है कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 यूनिट। तो और यहाँ पर जो है दोनों संख्याओं का क्या दिया गया, योग, यानी कि राशि का क्या दिया गया, ए और बी के योग दिया गया। तो यहाँ पर जो यूनिट में योग कितना हो जाएगा, ए 1 यूनिट है और बी 2 यूनिट है, तो टोटल कितने यूनिट हो जाएंगे, तो 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 1800 रुपये राशि दी गई है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 छक 18 यानी कि 600 रुपये। आपसे पूछा क्या गया, बी की राशि पूछी गई, तो बी जो है यहाँ पर कितने यूनिट था, तो 2 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 600 रुपये है, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 में 2 से गुना करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1200 रुपये, यानी कि बी की धनराशि, बी के पास जो है कितनी राशि थी, तो 1200 रुपये राशि थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए के 1 दिन का कार्य कितना होगा। ये अगर टोटल काम 8 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/8 होगा, 1/8 होगा। फिर उसी तरीके से बी अगर टोटल काम 16 दिन में करता है तो 1 दिन का काम कितना होगा, 1/16। तो बोला क्या गया कि दोनों 3-3 दिन काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर से भी 3 से गुना कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, ए ने जो है कुल कार्य का कितना किया होगा, 3/8 किया होगा, बी ने जो है कितना किया होगा, 3/16 किया होगा। ये जो दोनों जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दोनों के द्वारा कितना किया गया कार्य है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि कुल कार्य का 9/16 कार्य जो है ए और बी के द्वारा 3 दिनों में किया गया था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना भाग बचा हुआ है। तो टोटल जो है काम कितना था, 16 काम था, उसमें से 9 काम कर लिया गया है। टोटल काम कितना था, 16 काम था, उसमें से 9 काम कर लिया गया, तो बचा हुआ काम कितना है, तो 16 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल काम 16 था, 9 काम किया गया है, तो 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कुल कार्य का 7/16 कार्य अभी भी क्या है, बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा गया और इसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च किया गया। फिर बोला गया कि इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर इसको 20% लाभ पर बेच दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है 400 रुपये में खरीदा, उस पर जो है मरम्मत कितने रुपये पे खर्च किया, 50 रुपया मरम्मत पर खर्च किया। यानी कि टोटल जो है उसका सीपी कितना हो गया, उस वस्तु का उसके लिए सीपी कितना हो गया, 400 रुपये में खरीदा प्लस जितना रुपया मरम्मत किया, टोटल आपका क्या हो जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। तो टोटल क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 450 रुपये हो गया। कितना हो गया, 450 रुपये हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंट को फ्रैक्शन में सभी को चेंज कर लेंगे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि ये जो आपका 450 रुपये आपका क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है। तो यहाँ पर जो है सीपी से क्या आ जाएंगे, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जाएंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि किसी वस्तु का दाम अगर 5 यूनिट था तो उसे 1 यूनिट के लाभ पर बेचा गया है। यानी कि किसी वस्तु का दाम अगर पहले 5 यूनिट था तो उसे 1 यूनिट के लाभ पर यानी कि 6 यूनिट में उसे क्या किया गया, बेच दिया गया। तो यहाँ तक आपका हल करने पर आपका क्या आ जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस चाहिए। तो फिर बोला गया कि उसे जो है क्या करता है, अंकित मूल्य पर 10% का छूट भी देता है। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 10 यूनिट का कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 1 यूनिट का छूट दे रहा है। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना दाम है, 10 यूनिट,
और छूट उस पर कितने का दे रहा है, 1 यूनिट का दे रहा है, यानी कि उसने 10 यूनिट का कोई सामान 1 यूनिट के छूट पर, यानी कि उसने कितने में बेच दिया, 9 यूनिट में बेच दिया। तो अब पूरा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो हल कर लेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 9 25 45, 45 से 450 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा, यानी कि 10 इंटू 6 इंटू 10 करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, तो 600 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवर में औसत रन 5.5 था। फिर बोला गया कि 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवर में आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले निकाल लेंगे कि उसने 20 ओवर में अगर औसत रन 5.5 था तो 20 ओवर में उन लोगों ने कितना रन बनाया है। तो कुल रन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ओवर कितना हुआ था, 20 हुआ था, टोटल ओवर कितने हुए थे, 20 ओवर हुए थे, और उनका जो है औसत रन कितना था, 5.5 था। तो यहाँ पर जब गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 20 ओवर के रनों का योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है रनों का योग कितना हो जाएगा, तो 20 25 100, आपका टोटल जो है कितना हो जाएगा, आपका रन 110 रन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है 20 ओवर में कुल मिलाकर 110 रन बना लिए गए हैं। टोटल कितना बनाना है, 290 रन बनाना है। तो अभी भी जो है बचा हुआ रन कितना है, तो 290 में से क्या करेंगे, 110 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बचा हुआ रन जिसे कि अभी बनाना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 0, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 1, यानी कि उसे जो है बचे 30 ओवर में अभी भी 180 रन बनाना है। तो हमें क्या चाहिए, औसत रन चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल ओवर से भाग दे देंगे। टोटल ओवर जो है बचा हुआ कितना है, 30 ओवर, भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6, यानी कि उसे जो है अब औसतन कितना रन बनाना होगा प्रत्येक ओवर में, 6 रन प्रति ओवर बनाना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और सी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया कि ए, बी और सी मिलकर इसे जो है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए, बी, सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले वाले वीडियो में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है, या फिर समय बराबर आप बोल सकते हैं कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ये दोनों आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सभी ए बी सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है दिया गया है क्वेश्चन में कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, तो 20 दिनों में काम करते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, तो 12 दिन में करते हैं। और जब तीनों मिल जाते यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12, 8 और 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो 12, 8, 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120 होगा। 120 को क्या करेंगे, 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 120 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 120 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल जाता है कि ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 10 काम करते हैं। और ए बी सी जो है मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 15 काम करते हैं। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, ए बी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि बी और सी एक दिन में 10 काम करते हैं, और जब तीनों मिलकर काम करते तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, ए की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि बी और सी मिलकर 10 काम करते हैं, तीनों मिलकर 15 काम करते हैं। तो 15 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। फिर क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, बी की कार्य क्षमता। तो ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। तीनों मिलकर 15 काम करता है। तो 15 माइनस 6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। यानी कि बी जो एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है।
तो हमें क्या चाहिए कि ए और बी मिलकर कितने समय में काम करेंगे। तो समय बराबर बताया गया आपको कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो करना कितना काम है, ये जो आपका एलसीएम आया था वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। यानी कि ए और बी को मिलकर 120 काम करना है, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हो गया, 120। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, ए 5 की कार्य क्षमता से और बी 9 की कार्य क्षमता से। यानी कि टोटल कितने की कार्य क्षमता से, तो 9 5 14 की कार्य क्षमता से करेंगे। हल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 60 बार में चला जाएगा, 2 से नीचे काटेंगे तो कितना 7 बार में चला जाएगा। यानी कि ए और बी मिलकर कुल काम 60/7 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 52 मीटर लंबे और 47 मीटर चौड़े पानी के टैंक में 220 वस्तुएं डाली गई है। फिर बोला गया कि यदि एक वस्तु द्वारा विस्थापित पानी का औसत विस्थापन 4.5 मीटर क्यूब है तो टैंक के जल स्तर में लगभग जो है वृद्धि कितनी हुई होगी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से आपका क्या है, टंकी है। तो यहाँ पर जो आपकी लंबाई है, यहाँ पर आपकी चौड़ाई दी गई है। तो आपका जो है पूरा वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना दिया गया, 52 मीटर दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया, 47 मीटर दिया गया। और जब इस टैंक में वस्तु को जो है डाला जाएगा, वही जो आपकी पानी की स्तर ऊपर उठेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से यहाँ पर हाइट मान लेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, जल स्तर की वृद्धि निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सभी को गुना कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है पानी में वृद्धि हुई होगी। और यहाँ पर बोला गया कि एक वस्तु में जो है कितना विस्थापन करता है, यहाँ पर जो है पानी का जो औसत विस्थापन प्रति वस्तु द्वारा कितना होता है, 4.5 मीटर क्यूब होता है। और टोटल जो है कितने वस्तुएं डाले जाते हैं, ऐसे 220 वस्तुएं डाले जाते हैं। तो 220 इंटू 4.5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वस्तुएं द्वारा पानी का विस्थापन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 220 इंटू क्या कर देंगे, 4.5 करेंगे। ये दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10। 0 से 0 चला गया। यहाँ पर एच बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो 45 दूनी 90 यानी कि 990 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो 52 इंटू 47 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 52 इंटू 47। यहाँ पर 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 पचे 35, 1 36, 36 8 आपका कितना हो जाएगा, 44, 4 5 20 4 24। यानी कि 52 और 47 को गुना किए तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 2444 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे। भाग करेंगे 2444 से जब 990 को भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सबसे पहले पॉइंट आएगा यानी कि 0। यहाँ पर 24 का आपका कितना हो जाएगा, 96। तो 96 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 74, 24 चौक 96, 197। यहाँ पर आपका शीर्षफल आ जाएगा 6 4 10 7 2 9। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1 शून्य बैठ जाएगा, फिर से यहाँ पर जो है 1 शून्य 1 शून्य, इस तरीके से 24 आपका लगभग जो है 5 बार में चला जाएगा। यानी कि ये लगभग जो है कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा। इससे आगे भी आप सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत इसके बाद नहीं है। इसके आगे भी आप यहाँ पर भाग दे सकते हैं, लेकिन आपका आंसर इतना में ही आ जाएगा। तो ये जो है टोटल आपका कितना आएगा, 0.405 मीटर आएगा। कितना आएगा, 0.405 मीटर आएंगे। लेकिन जो आपका आंसर किस में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना किया जाता है, तो 100 से गुना किया जाता है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, आपका 1000 आ जाएगा। ये 2 शून्य चला गया, यानी कि आपका पॉइंट में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 40.5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, उसकी जो है विस्थापित करने पर जो है उसकी ऊंचाई टैंक की इतनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी उत्पाद की अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस कितने रुपये है, 500 रुपये है। फिर बोला गया कि 10% और 10% की 2 छूट देने के बाद जो है उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो दिया क्या गया, अंकित मूल्य दिया गया यहाँ पर, और 2 डिस्काउंट का परसेंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो है दोनों परसेंट, यहाँ पर परसेंट के वैल्यू को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/10, और यहाँ पर भी 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन में। यानी कि यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 10 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट का क्या हो रहा है, छूट यानी कि डिस्काउंट दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है मार्क्ड प्राइस से आपका क्या निकल जाएगा, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, 10 यूनिट का कोई वस्तु यानी कि 10 यूनिट का कोई मार्क्ड प्राइस का वस्तु है, उसे जो 1 यूनिट के छूट पर यानी कि 9 यूनिट में बेचा जा रहा है। फिर दूसरा वाले भी छूट में भी वही आपका किया गया कि 10% का छूट दिया गया, यानी कि 10 यूनिट का कोई वस्तु पर 9 यूनिट में उसे बेच दिया गया। तो इधर गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्क्ड प्राइस, और इधर गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकलेगा। तो आपका 10 × 10 आपका कितना हो गया, अंकित मूल्य 100 यूनिट हो गया, और 9 × 9 आपका कितना हो गया, 81 यूनिट आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो इस 100 यूनिट का वैल्यू, इस मार्क्ड प्राइस के 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना रुपया दिया गया है, 500 रुपया दिया गया है। यहाँ पर जो है 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 500 रुपये। तो यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 रुपये। हमें चाहिए क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य चाहिए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है कितने यूनिट है, तो 81 यूनिट है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 81 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 81 पचे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 405 रुपये होगा। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया, 405 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर दिया गया है कि 23, 45, 64, 81 और 77 का माध्य यानी कि मीन क्या होगा। तो यहाँ पर जो है माध्य निकालने का क्या तरीका होता है, सभी संख्याओं का योग करेंगे और उनको क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, मीन यानी कि माध्य आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी संख्याओं का पहले योग कर लेंगे। तो योग आपका कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 7 आपका 20 हो गया इकाई अंक, यानी कि 0 2 आपका हुआ, तो 4 2 6 6 6 12 8 20 27 2 29, यानी कि 290 आपका क्या आ गया, इन 5 संख्याओं का योग आ गया, यानी कि सम आ गया। हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितने नंबर थे, 5 थे। क्या करेंगे, 290 को 5 से भाग करेंगे तो आपका माध्य यानी कि मीन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 25, 4 बचा तो 25 8 40 हो गया। यानी कि इन 5 संख्याओं का माध्य यानी कि मीन कितना होगा, तो 58 होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि बेची गई कारों की संख्या है प्रत्येक महीने में, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से सभी महीने में क्या दी गई है, कारों की संख्या दी गई है। तो आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरी तिमाही में उसने पहली तिमाही के तुलना में कितने कारें अधिक बेची। तो यहाँ पर क्या करना होगा, तिमाही यानी कि 3 महीने। तो ये जो है जनवरी, फरवरी और मार्च आपका पहला तिमाही हो गया, और दूसरा तिमाही हो जाएगा अप्रैल, मई और जून, ये आपका दूसरा तिमाही हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहली तिमाही और दूसरी तिमाही का योग निकालकर उनका अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहली तिमाही का देखेंगे तो पहली तिमाही में जो है जनवरी में कितना जो है कार जो है बेची गई, तो जनवरी में 100 बेचा गया, फरवरी में आपका 85 कार बेचे गए, और मार्च में आपका 60 कार बेचा गया। तो टोटल कितने कार हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 8 6 14, इधर 100, यानी कि कितना आ जाएगा, टोटल 245 आ जाएगा। यानी कि पहली तिमाही में कुल मिलाकर 245 कारें बेची गई है। अब क्या करेंगे, दूसरी तिमाही में निकालेंगे। तो दूसरी तिमाही अप्रैल से शुरू होगी, तो अप्रैल में जो है कितनी कारें बेची गई थी, तो 95 कार बेची गई थी। मई में जो है कितनी कार बेची गई थी, 110 कार बेची गई थी। और जो है जून में आपकी कितनी बेची गई थी, 70 कारें बेची गई थी। तो सभी को क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 9 20, 20 10, 11 9 20, 20 7 27, यानी कि टोटल जो है कितने, 275 कार बेची गई थी दूसरी तिमाही में। तो यही पर आपका क्या पूछा जा रहा है, पहली तिमाही और दूसरी तिमाही का अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, तो 275 माइनस 245 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 275 माइनस 245 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि दूसरी तिमाही में पहली से 30 कारें अधिक बेची गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कारों की गति का अनुपात यानी कि उनकी जो है स्पीड का रेशियो कितना दिया गया, 6:5 दिया गया है। और बोला जा रहा है कि यदि दूसरी कार जो है 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या होगी, यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, दूसरी कार की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूरी और समय दिया गया है। चाल निकालने का आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा समय होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो हम लोग यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, बी की चाल यानी कि उसकी गति निकाल सकते हैं दूसरी कार की। तो दूसरी कार की यहाँ पर गति क्या हो जाएगी, टोटल जो है कितनी दूरी गया, 600 किलोमीटर गया, कितने देर में गया, तो 6 घंटे में गया। तो दूरी बटा समय हो गया। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100। यानी कि दूसरी जो कार है उसकी गति कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और उनका यहाँ पर अनुपात में वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर जो है दूसरे कार का गति में जो अनुपात में कितना वैल्यू दिया गया, 5 यूनिट दिया गया। यानी कि दूसरी कार का गति जो है कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। और इस 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए क्या, पहली कार की गति चाहिए। तो पहली कार की गति यूनिट में कितना है, तो 6 यूनिट है। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है, यहाँ पर 5 से 100 को काट लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। यानी कि हमें क्या चाहिए, पहली कार की गति चाहिए। तो पहली कार की गति 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 120। यानी कि पहली कार की जो है गति कितनी आ जाएगी आपकी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5 है, यानी कि 4:5 है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसे 4x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं, ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो इसे हल करने में। तो यहाँ पर आगे फिर दिया गया है कि और उनके घनों का योग यानी कि क्यूब का सम जो है कितना है, 1512 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उनका अंतर का वर्ग यानी कि उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, उनके घनों का योग दिया गया। तो एक संख्या कितनी है, 4x है, उनका घन यानी कि क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64x क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी संख्या कितनी है, 5x है। तो 5x का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 25 25 125 का x क्यूब हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का सम कितना दिया गया, 1512 दिया गया। तो दोनों का सम यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 4 9 12 6 18, यानी कि 189 एक्स क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1512 है। कितना है, 1512 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 189 को 1512 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। तो एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर जब क्यूब को इधर क्यूब रूट करेंगे तो आपका 8 जो है किस संख्या का क्यूब रूट होता है, तो 2 का क्यूब रूट होता है। किसका क्यूब रूट होता है, 2 का क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि उनका जो है उन दोनों संख्याओं का अंतर का वर्ग बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो एक संख्या कितनी थी, 4x थी, दूसरी संख्या कितनी थी, 5x थी। तो 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना था, x था। और x का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, 2 आया। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 होगा। और इसी अंतर का क्या पूछा जा रहा है, वर्ग पूछा जा रहा है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 40,000 रुपये में कोई एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। फिर बोला गया कि वह इसे जो है मरम्मत पर खर्च करने के बाद 54,000 रुपये में बेच देता है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 40,000 में खरीदा और उस पर 5,000 रुपये मरम्मत पर खर्च किया, तो टोटल जो है उस स्कूटर का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 40,000 प्लस 5,000 यानी कि उस स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये हो जाएंगे। तो 45,000 का कोई स्कूटर बेचा कितने में, 54,000 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है, 45,000 का सामान 54,000 में बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 9,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। तो सीपी आपका यानी कि क्रय मूल्य कितना है, टोटल 45,000 रुपये है। और हमें वैल्यू क्या चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 3 शून्य चला गया, 9 से 45 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर उस स्कूटर पर उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उपरोक्त पाई चार्ट बाजार में विभिन्न कंपनियों के वर्ष 2017 और 2018 की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। यानी कि ये जो आपका ग्राफ है किसका है, 2017 का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, और जो ये दूसरा वाला ग्राफ है ये किस साल का है, 2018 के डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि बाजार की कुल बिक्री 2018 में 150 करोड़ से बढ़कर 225 करोड़ हो गई। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कंपनी डी की 2018 में हुई बिक्री 2017 में हुई बिक्री का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 2018 में जो है टोटल कितने की बिक्री की गई, 225 करोड़ की बिक्री की गई। टोटल जो है 2018 में कितने की बिक्री की गई, 225 करोड़ की। उसमें से डी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो 27%, यानी कि कुल मिलाकर 225 करोड़ में से डी का जो है कितना भाग है, तो 27% जो है डी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया। फिर बोला गया है कि 2017 में जो है कुल मिलाकर जो है कितने करोड़ जो है कमाए गए डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, तो 150 करोड़, कुल मिलाकर 150 करोड़ कमाए गए। और डी का जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, तो डी का कुल डिस्ट्रीब्यूशन का कितना था, 30% था, यानी कि 150 का 30% था। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जा रहा है। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट आपका चला गया, यहाँ पर आपका चला जाएगा, यहाँ पर 3 नमा आपका हो गया 27, 3 दहें आपका यहाँ पर हो जाएगा 30, 15 से काटेंगे तो 15 आपका 225 हो जाएगा, 15 दहें 150 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी कि 2018 और 2017 में जो है डी के जो है डिस्ट्रीब्यूशन का कितना अनुपात है, तो 27:20 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉड मास थ्योरम आपको पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हल करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भाग का हल करेंगे। तो 3 भागा आपका क्या है, 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 लिख लेते हैं, 8 इंटू 3/6 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, किस तरीके से, 3/6। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 7, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 है, इंटू है, फिर 2/4 है, यानी कि इसे इस रूप में लिखा जा सकता है 2/4। फिर उसके आगे क्या है, प्लस है, +8 -10। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सारा सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, और 2 से 8 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर से 4 से 4 आपका चला गया। तो अब यहाँ पर जो है जो बाकी बचा उसे नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 +7 बचा, माइनस यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2 बच गया। यहाँ पर +8 है, -10 है, यानी कि कितना बचेगा, -2 बचेगा। हल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, आपका -2 -4, इधर +4 है, यानी कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचा आपका, 7 बचा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 7 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि खोखले लोहे का पाइप 10 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी बाहरी व्यास यानी कि बाहर का जो है डायमीटर कितना है, 18 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और लोहे का भार 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप का कुल भार जो है निकटतम कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो पाइप आपका कैसा एक सिलेंडर नुमाकार है यानी कि एक बेलन का आकार का होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसका जो है बाहरी व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो आपकी दी गई है कितनी दी गई है, टोटल जो है व्यास यानी कि डायमीटर कितना 18 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो आपका होता है डायमीटर का आधा होता है यानी कि व्यास का आधा होता है। तो व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर यानी कि इसका बाहरी व्यास का जो है रेडियस आपका कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। और इसका बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच की जो है मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अंदर की त्रिज्या, इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर मोटाई 2 सेंटीमीटर है, टोटल 9 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा, तो 9 - 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर से अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल सकते हैं इस पाइप का। तो यहाँ पर जो है किसी भी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² होता है। तो फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पाई को क्या करेंगे 22/7 लिखेंगे। त्रिज्या यानी कि रेडियस का यहाँ पर क्या चाहिए, हमें अंतर चाहिए यानी कि उसके स्क्वायर का अंतर चाहिए। तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। अंदर वाली त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। दोनों का अंतर कितना है, तो यहाँ पर 32 अंतर हो जाएगा। यहाँ पर 31 है 1 32 यानी कि आपका टोटल जो है उसके रेडियस के स्क्वायर का अंतर कितना हो जाएगा 32 इंटू एच यानी कि इस पाइप की ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 से गुना कर देंगे। टोटल हमें क्या चाहिए, भार चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8.5 ग्राम है तो टोटल भार निकालने के लिए क्या करेंगे 8.5 से गुना कर देंगे। तो ये जो आपका भार आएगा किस में आएगा, ग्राम में आएगा। किस में आएगा, ग्राम में आएगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन में आंसर दिया गया है सारा किस में दिया गया है, केजी में दिया गया है। तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग दे देंगे। टोटल वॉल्यूम को क्या कर देंगे 1000 से भाग दे देंगे। तो आपका यह क्या हो जाएगा केजी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट भी हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 से 10 यहाँ पर आपका चला गया। यहाँ पर से काटेंगे तो 17 × 5 = 85 यहाँ पर, और यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 10 से 10 यहाँ पर चला जाएगा। तो आपका कितना बच गया टोटल, यहाँ पर 22 × 16 × 17 करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं तो 16 दूनी 32 3 16 दूनी 32 और 3 आपका कितना हो जाएगा 35 यानी कि 352 को 17 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 34 3 17 × 5 = 85 या 3 88 8 और 7 × 51 8 आपका कितना हो जाता है 59 हो जाता है। यानी कि टोटल ऊपर का गुना करने पर आपका कितना आ गया 5984 आ गया। कितना आ गया 5984 आ गया। नीचे आपका कितना हो जाएगा 7 × 100 हो जाएगा। तो 100 हटा देंगे अगर पहले तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा 59.84 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 7 से डायरेक्ट भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 × 8 = 56। कितना बचा आपका 3 बच गया तो आपका कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35। फिर आपका कितना बच गया 3 यानी कि 7 × 4 = 28। तो लगभग आपका कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में आपका वैल्यू आएगा तो कितना हो जाएगा 8.54 kg होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे भाग करके देखेंगे। तो 4 को जब 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर आगे क्या है गुना है तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब क्या करेंगे बाकी नीचे लिख कर आप सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो कितना आपका आया 2 प्लस आपका कितना 18 माइनस आपका कितना है 7 है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18 2 20 20 में से 7 गया तो कितना आ गया 13। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा तो 13 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 स्टेशन PRQ के बीच की दूरी कितनी है 570 किलोमीटर है। फिर बोला गया कि एक ट्रेन P से सुबह 5 बजे चलना प्रारंभ करती है
और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्यू की ओर जाती है। फिर बोला गया कि एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे क्यू से चलना प्रारंभ करती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पी की ओर जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो है पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, तो 570 किलोमीटर की दूरी है। कितने की दूरी है, 570 किलोमीटर की दूरी है। तो दोनों के बीच की दूरी तो 570 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पहला जो पी से क्यू की ओर चलता है ट्रेन, वो 5 बजे ही चलना प्रारंभ कर देता है, लेकिन जो क्यू से पी की ओर चल रहा है वो 6 बजे चलना प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर हमें करना होगा कि 6 बजे तक पी पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच की दूरी क्या है। दोनों ट्रेन की दूरी जो है अभी कितनी है, 570 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 घंटा का क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 1 घंटा का डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर है तो 1 घंटा में कितना चला होगा, तो 90 किलोमीटर चला होगा। तो 570 में से 90 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 480 बचेगा। यानी कि दोनों के बीच की दूरी 6 बजे सुबह तक आपका यहाँ पर 480 किलोमीटर के बीच की दूरी है दोनों ट्रेन के बीच। तो अब हमें क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से समय निकाल सकते हैं कि दोनों जो है कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब जो है दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी आ गई, 480। अपोजिट दिशा में जा रही है, यानी कि विपरीत दिशा में जो है दोनों ट्रेन जा रही है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुट जाएगा। एक ट्रेन की चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 16 या 48, यानी कि 3 घंटा बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो जो है एक दूसरे से चलना कब आरंभ करते हैं, 5 बजे से हम लोगों ने क्या किया, 6 बजे तक का दूरी लाया। 6 बजे से जो है 6 बजने के बाद, यानी कि 6 AM के बाद 3 घंटा बाद, यानी कि 6 बजे सुबह के 3 घंटा बाद वे क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं ट्रेन। तो 6 बजे में 3 घंटा जोड़ेंगे तो आपका कितना बज जाएगा, 9 बज जाएगा, यानी कि 9 AM आपका होगा। तो दोनों ट्रेन आपस में 9 बजे सुबह में मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है A/B, B/C, C/D दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि A/B क्या होगा। तो यहाँ पर जो है जब पहली संख्या और अंतिम संख्या का अनुपात पूछा जाए और यहाँ पर इतना लंबा आपका अनुपात दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट जो है सीधा सीधी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे कि A और B का अनुपात कितना है, 2:3। फिर B और C का अनुपात कितना है, 5:6। C और D का कितना, 8:9। तो यहाँ पर जब आपस में आप सारा गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, A और D का अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अगर क्रॉस में अगर देखने पर कुछ कट रहा है तो उसे काट लेंगे। 2 से 6 कट रहा है तो काटेंगे तो कितना बार चला जाएगा, 3 बार में। क्रॉस अब कुछ भी नहीं कट रहा तो रहने देंगे, अब गुना कर लेंगे बाकी बची हुई संख्याओं को। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और इधर आपका कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 9×9 = 81 हो जाएगा। यानी कि A और D का रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40:81 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें से 15 चौके और 20 छक्के शामिल थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विकेट के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन बनाए। तो यहाँ पर से हमें सबसे पहले निकालना होगा कि उसने चौके और छक्के से कुल मिलाकर कितने रन बनाए। तो एक चौके का कितना रन होता है, 4 रन होता है। टोटल कितने चौके मारे, 15 चौके मारे, यानी कि 15 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यानी कि चौकों से उसने 60 रन बनाया। एक छक्के का कितने रन होता है, 6 रन होता है। टोटल कितने छक्के मारे, 2 छक्के मारे, तो टोटल कितना रन बनाया छक्के से, तो 6 दूनी 12 रन बनाया। तो चौके और छक्के से कितने रन बनाए, तो दोनों का योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 और 12 72, यानी कि कुल मिलाकर 72 रन चौके और छक्के से बनाए।
लेकिन उसने कुल रन कितना बनाया, 120 रन बनाया। 120 रन में से 72 रन चौके और छक्के से बनाए। तो और जो बाकी रन बचा उसने क्या किया होगा, विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाए होंगे। तो 120 माइनस 72 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा। यानी कि उसने 48 रन विकेट के बीच दौड़कर बनाए हैं। और हमें क्या चाहिए, इसका परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो टोटल रन से क्या करेंगे, टोटल रन से यहाँ पर हमें तुलना करना है तो 120 लिखेंगे। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 चला गया। 12 से 48 कितने बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। तो 4 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40%। यानी कि उसने, उस बल्लेबाज ने विकेट के बीच दौड़कर 40% रन बनाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।